बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम्स बनाने के लिए टर्बोसी के कंपाइलर में मौजूद हैं। जब आप अपने टर्बोसी के कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे तो बेसिकली इस तरह का एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा। इसमें हम फ़ाइल पे क्लिक करके न्यू के ऊपर आ जाएंगे। फ़ाइल न्यू के ऊपर मैंने पहले ही क्लिक किया था, तो यहाँ पर हम अपना जो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले एवरेज मार्क्स यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 कैरेक्टर्स एंड प्रिसिशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम जो हमारे पास उसकी फील्ड विड्थ होगी वो बेसिकली 5 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी और पॉइंट के बाद हम 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो हम लेना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल्स जो हैं वो शामिल करेंगे। हमने शुरू के लेक्चर्स में हेडर फाइल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडर फाइल होती है वो बेसिकली उसको हम हैश से स्टार्ट करते हैं। हैश के बाद हम इंक्लूड लिखते हैं। इंक्लूड में उसके बाद हम इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं और इसके अंदर सबसे पहले stdio.h, इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल कहते हैं। इस स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद हैं जिनको हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसको इस्तेमाल stdio की फ़ाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें हम अपनी बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम्पल में हम एग्ज़ाम्पल को stdio की फ़ाइल्स को मैं आपको इस्तेमाल करके भी बताऊंगा। दूसरी जो हमारे पास अहम हेडर फाइल है वो हैश। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और ब्रैकेट के अंदर हम conio.h लिखेंगे। ये भी हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी के फंक्शंस मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने मेन फंक्शंस लिखने के बाद हमेशा हेडर फाइल्स लिखने के बाद हम हमेशा मेन का फंक्शन लिखते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले void का कीवर्ड लिखते हैं। void और मेन इसका फंक्शन का नाम है और इसके बाद हम 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं। आप इन ब्रैकेट्स के अंदर void भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, और अगर आप उसको खाली रहने देते हैं तो वो भी ठीक है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। न्यू लाइन पे आने के बाद हम ओपन ब्रेस डालेंगे। ये आपके पास बेसिकली कर्ली ब्रेसेस होती हैं। इसके बाद हम न्यू लाइन में जाने के बाद आपने एक टैब प्रेस कर देना है। हमारे पास जब भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो बेसिकली थोड़ा सा अपनी मेन जो हमारी ब्रेसेस होती हैं उससे हम एक टैब प्रेस करके आगे की तरफ लिखते हैं। ये प्रोग्राम को लिखने का तरीक़ाकार होता है। सारे प्रोग्राम्स को एक ही लाइन से नहीं शुरू किया जाता, इससे प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है और जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो आपकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिकली बॉडी कहाँ पर है और मेन फंक्शंस कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, हेडर फाइल्स कौन कौन सी हैं। तो ये उसको आपके पास डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं आपके सेक्शंस को। अगर आप उसको सेक्शंस के बना के आप लिखेंगे तो किसी भी दूसरे प्रोग्रामर को आपका प्रोग्राम पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बेसिकली एक फ्लोट का डाटा, क्योंकि इसमें पॉइंट का डाटा मौजूद है तो इसलिए हम इसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो डाटा टाइप है वो रिप्रेजेंट करनी होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो बेसिकली डाटा टाइप होती है। तो इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पर पता चल गया कि बेसिकली हम इस वक्त अपना जो डाटा है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पर फ्लोट का रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एक और चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे और ये हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं जिनका अपनी एक फंक्शनैलिटी है, हम इनको किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे ही हमने हैश लगाया, हैश लगाने के बाद उसका कलर चेंज है तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास बेसिकली हेडर फाइल्स हैं। तो कलर चेंज ना होने की सूरत में भी आपको अपने प्रोग्राम में गलती का एहसास हो सकता है। तो आप उससे पहले से ही देख सकते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम के अंदर अगर वो कलर चेंज नहीं हो रहा तो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई गलती हो रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पहला हिस्सा बेसिकली डाटा टाइप था जिसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया फ्लोट। इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लिख सकते हैं और उसका नाम हम AVG लिख देते हैं। तो AVG के अंदर हम जो वैल्यू है वो बेसिकली हम असाइन करते हैं 70.52। 70.52 लिखने के बाद हम एक सेमीकोलन लगाएंगे। ये बेसिकली स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है। हर लाइन के एंड पे टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर हमने कंपाइलर को ये बताया है कि इस वक्त हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम AVG होगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 70.52 रखी जाएगी। तो ये पहली लाइन जो है बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ क्या है।
इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर अब हम एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे CLR/SCR। ये बेसिकली जो फंक्शन है ये इसके दो हिस्से हैं। CLR का मतलब होता है क्लियर और SCR का मतलब होता है स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन ये ऐसे ही है जैसे किसी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले स्क्रीन को साफ़ कर लिया जाता है। तो जब हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे तो इससे पहले अगर स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट मौजूद होगी या कोई ऐसी गार्बेज वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी तो ये जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है ये उस वैल्यू को स्क्रीन से साफ़ कर देगा और हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम की आउटपुट ही नज़र आएगी। ये जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास stdio.h की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप stdio.h की फ़ाइल हेडर फाइल शामिल नहीं करेंगे तो स्क्रीन और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। इसके बाद हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। इसके लिए हमारे पास printf का फंक्शन मौजूद है। printf के बाद हम जो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। तो हम मैसेज कंप्लीट टाइप करेंगे। ये जो हमारे पास एवरेज है ये बेसिकली मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, इसलिए हमने इस एवरेज के स्पेलिंग्स जो है वो कंप्लीट लिखे हैं ताकि पढ़ने वाले को AVG की बजाय कंप्लीट मैसेज जो है वो चला जाए। और AVG ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है, ये हम शॉर्ट रखते हैं ताकि जब हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करें तो हमें एक बड़ा नाम लिखने की बजाय हम छोटी जो वैल्यूज़ हैं वो हम उसको छोटा नाम जो है हम उसको लिख सकें। तो हमने एवरेज मार्क्स R, इसके बाद हम जो अब हमारे पास % का सिंबल हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि हम जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली % का सिंबल होता है। अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक उसे देख लेते हैं कि इस वक्त ये हमारे पास 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। जो टोटल विड्थ है वो बेसिकली 5 होगी और अगर हम प्रिसीशन देखें तो वो बेसिकली 2 कैरेक्टर्स की है। तो हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस चाह रहे हैं और हम जो फ्लोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो F इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने 5.25 बेसिकली टोटल विड्थ है और 0.2 बेसिकली जो आपके पास है वो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस मौजूद हैं। इसके बाद हम ये डबल कोटेशन बंद कर लेते हैं और आपने इसके बाद कॉमा लगाना है। ये हमारे पास जो पहला printf का जो पहला हिस्सा है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम जो उसका printf का दूसरा हिस्सा है हम बेसिकली किसकी वैल्यू को देखना चाह रहे हैं उसको बताने के लिए हम आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर इस printf के फंक्शन को बताएंगे कि बेसिकली हम जो AVG है इसकी वैल्यू को हम देखना चाह रहे हैं। तो printf को इससे AVG से अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली इसने जो वैल्यू है वो AVG की दिखानी है और ये जो हमारे पास 5.2 है इससे उसको विड्थ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने इसकी वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर AVG की वैल्यू बेसिकली 70.52 है। इसके बाद आपने ब्रैकेट लगाने के बाद सेमीकोलन लगा देना है, टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन। इसका नाम है getch। गेट और ch मतलब कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास फंक्शन stdio की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है। ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम को उस वक्त तक हम स्क्रीन पे रखता है जब तक हम अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं कर लेते। अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल ना किया जाए तो आप अपनी आउटपुट को देख तो सकते हैं लेकिन वो चंद सेकंड के कुछ लम्हों तक आपको दिखाएगा और उसके साथ ही आउटपुट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अभी हमने आउटपुट देखी भी नहीं होगी और स्क्रीन जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो getch का फंक्शन है ये हमारी स्क्रीन को कुछ देर के लिए, जब तक हम अपने कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं दे देते तब तक हमारी स्क्रीन को होल्ड किए रखेगा। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रेस लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट है। अब इसको हम सबसे पहले कंपाइल करके देख लेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को लिखने के दौरान में हमसे कोई गलती या मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसके लिए आपने कंपाइल पे जाना है और आपने Alt F9 जो है आपने इसे प्रेस कर लेना है। इस वक्त सक्सेस यहाँ पर मैसेज आ चुका हुआ है कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी गलती मौजूद नहीं है। वो कह रहा है कोई प्रेस एनी की, आप कुछ भी बटन दबा सकते हैं। अब हम इसके अपनी आउटपुट को देखते हैं। इसके लिए आप रन पे जाएंगे और आप कंट्रोल F9 प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल F9 करते हैं, जैसे ही हम इसे करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो बेसिकली नज़र आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं
कि इस आउटपुट में हमें अपना प्रोग्राम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई हेडर फाइल्स नज़र नहीं आ रही, कुछ भी, सिर्फ़ और सिर्फ हमें वो अपना जो प्रिंटफ के अंदर मैसेज था वो हमें नज़र आ रहा है, जो जहाँ पे हमने लिखा था एवरेज मार्क्स आर 70.52। अगर हम इसकी फील्ड विड्थ को देख लें तो हमारे पास इसकी टोटल विड्थ जो है वो 5 है, 70.52, तो ये टोटल स्पेसेस 5 बन जाती हैं और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वो वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास बिल्कुल अकॉर्डिंगली जैसे हमने प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखा था उसी तरह से हमें अपनी ये वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कुछ आपके जो ये 2 फंक्शंस हैं इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, तो इसका अगर आप किसी भी लाइन को या किसी फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए 2 बैक स्लैशेस लगा सकते हैं। 2 बैक स्लैशेस का मतलब ये है कि इस वक्त ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये बेसिकली इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। आमतौर पे हम कमेंट्स के लिए या हम किसी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम आमतौर पे बैक स्लैशेस लगा लेते हैं। इस वक्त आपको ये जो प्रोग्राम यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो बैक स्लैशेस की मदद से आप इसको किसी भी लाइन को आप उस प्रोग्राम का हिस्से से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इसको दोबारा से रन करके देखें, कंपाइल हम कर चुके हैं, हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब अगर आप देखें हमारे पास जो बेसिकली पहले स्क्रीन थी वो इसका रिज़ल्ट अभी मौजूद है। उस रिज़ल्ट के मौजूद होने के साथ साथ हमारा जो इस दोबारा से आउटपुट जो है वो हमें फिर दोबारा से दिखा दी गई है। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन ना इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जो स्क्रीन है उसके अंदर गार्बेज वैल्यू मौजूद है। हमारी आउटपुट बेसिकली एक ही लाइन पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें 2 इसी तरह के मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये क्लियर स्क्रीन जो हमारे पास है ये बेसिकली हमारे फंक्शन को प्रिंट होने से पहले स्क्रीन को अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। इसी तरह अगर हम ये गेट सी एच के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते और अब हम इसको रन करके देखते हैं, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ठीक है, देखिए अब रन किया और आपने एक ब्लिंक ब्लैक सा आया और हमारे पास आउटपुट जो है वो ख़त्म भी हो गई। यानी आउटपुट डिस्प्ले हुई थी लेकिन वो जस्ट चंद सेकंड्स के लिए थी, अभी हमने आउटपुट देखी भी नहीं और हमारा आउटपुट जो है वो वहाँ से ख़त्म हो गया। इसलिए हमारे पास ये गेट सी एच के फंक्शन को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे, अब इस वक्त देखें क्लियर स्क्रीन की ना होने की वजह से हमारे पास जो पहली 2 वैल्यूज़ थी वो भी हमें नज़र आ रही हैं और जो इस वक्त हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट है वो भी हमें नज़र आ रही है। दूसरा, इस वक्त गेट सी एच की वजह से ये स्क्रीन रुक गई हुई है। जब तक कीबोर्ड से आप कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये स्क्रीन आपके पास रुकी रहेगी। अब जैसे ही स्क्रीन से मैं अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करता हूँ हमारे पास ये प्रोग्राम जो है ये दोबारा से ख़त्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम जो हेडर फाइल है, आप हेडर फाइल इस्तेमाल नहीं करते और आप साथ में जो है ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम देख लेते हैं। आप देखें जैसे ही मैंने अपने ये जो हेडर फाइल है stdio.h इसको यहाँ से प्रोग्राम से ख़त्म किया तो यहाँ पर एरर्स जनरेट हो गए हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एरर्स और वो आपको बता रहा है कि एक एरर है प्रेस एनी की। आप जैसे ही एरर उसको एंटर आप प्रेस करेंगे तो वो बेसिकली आपको बता देगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो stdio का जो फंक्शन है ये बेसिकली प्रिंट एफ के लिए ज़रूरी है। तो इसके साथ ही अगर हम इस जो कौन io.h है इसको भी हम कमिट कर देते हैं, यानी इस वक्त हमारे पास ये दोनों हेडर फाइल्स शामिल नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट है लेकिन बेसिकली इसके साथ हमने हेडर फाइल कोई भी शामिल नहीं की। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं और अगर आप इस वक्त एरर्स देखें तो इस वक्त 3 एरर्स जनरेट हो चुके हैं। आप जैसे ही इसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। जो आपने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया है इसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप की या हेडर फाइल की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तो प्रिंट एफ के लिए आपको एक प्रोटोटाइप की ज़रूरत है और गेट सी एच के लिए आपको बेसिकली एक प्रोटोटाइप। तो ये जो हेडर फाइल्स हैं ये ज़रूरी होती हैं। आप इन हेडर फाइल्स को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर जनरेट हो जाएंगे। हम इन दोनों हेडर फाइल्स को शामिल करते हैं और इसके बाद अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हमारा प्रोग्राम बगैर किसी उस मिस्टेक के और बगैर किसी एरर के और स्क्रीन भी साफ़ है, इस वक्त प्रोग्राम भी वो रुक गया हुआ है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली किसी भी आपको प्रोग्राम को चलाने के लिए हेडर फाइल्स के साथ साथ ये ज़रूरी होते हैं और ये सारे मिलके आपके लिए वो प्रोग्राम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस एक और प्रोग्राम हम इसमें कर लेते हैं। इसमें हम आपके पास प्रोग्राम में कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। हमें यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 152.3333 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। यानी इसमें हमने जो टोटल विड्थ है वो बेसिकली 10 कैरेक्टर्स रखनी है एंड प्रिसिशन ऑफ 3 कैरेक्टर्स। हमारे पास पॉइंट के बाद 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए और इसके साथ साथ उसने उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड के बारे में भी कहा है। तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले अपने जो हेडर फाइल्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। इसके लिए हम हैश इंक्लूड studio.h, इसके बाद दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h void main। अब सबसे पहले हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हम सबसे पहले डाटा टाइप रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम हमने फ्लोट रखा है। इस वेरिएबल का नाम आप वी रख सकते हैं और इसके अंदर हम जो वैल्यू गिवन है हम वो वैल्यू इसमें लिख लेते हैं 152.333 और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ के लिए हमारे पास जो यहाँ पर शर्त है वो हम उसको पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा मैसेज लिख लेते हैं, वैल्यू इज़ परसेंट डालने के बाद हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट जस्टिफाइड के लिए हम माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ़्ट जस्टिफाइड के लिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि टोटल विड्थ हम कितनी चाहते हैं, वो बेसिकली 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और जो हमारे पास प्रिसिशन है वो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो पॉइंट के बाद हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। तो -10.3 और f हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए f साथ में शामिल हो जाएगा। डबल कोटेशन बंद करेंगे, कॉमा, और उसके बाद वैल्यू बेसिकली हमारे पास v के पास मौजूद है। ये जो हमारे पास वैल्यू इज़ है ये क्योंकि यूज़र को वैल्यू नज़र आनी है या ये टेक्स्ट मैसेज जो है ये यूज़र के लिए है, तो इसलिए हमेशा हम जब भी टेक्स्ट लिखते हैं प्रिंट एफ के अंदर जो मैसेज लिखा जाता है उसे कंप्लीट लिखा जाता है और वेरिएबल को हम हमेशा शॉर्ट रखते हैं क्या, ताकि हम वेरिएबल को जल्दी से टाइप कर सकें और उसको लिखने में हमारा वक्त जो है वो ज़्यादा सर्फ ना हो। तो ब्रैकेट बंद करने के बाद हम सेमीकोलन कर लेते हैं और प्रोग्राम को हम यहाँ पर गेट ch कर लेते हैं। गेट ch आपकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। एक छोटा से भी स्पेलिंग की मिस्टेक या आपके पास कोई भी आपके पास वो मिस्टेक जो है वो आपके लिए एरर जनरेट करेगी। इसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्लोज ब्रेस लगा लेते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम के मुताबिक सबसे पहले एक वैल्यू डिफ़ाइन की डाटा टाइप के हिसाब से फ्लोट, उसके अंदर हमने जो डिज़ायर्ड नंबर था उसको हमने यहाँ पर रखा और प्रिंट एफ के हिसाब से हमने जो जो रिक्वायरमेंट्स थी माइनस लेफ्ट जस्टिफाइड के लिए माइनस, टोटल विड्थ के लिए 10 और हमारे पास 3 प्रिसिशन के लिए 0.3 हमने इस्तेमाल किया है। और अब हम अपने इसको सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं ताकि हम इसे देख लें कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। सक्सेस इस वक्त इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाइलर में आप जितने भी एरर्स जनरेट करेंगे उसका फ़ायदा ये है कि आपको वो एरर्स जो है वो लाइन नंबर के साथ मेंशन कर दिए जाते हैं। आप बड़ी आसानी के साथ उस एरर को पढ़ के जब भी एरर्स जनरेट हों आप हमेशा उस एरर को रीड आउट करें। तो रीड आउट करने से आपको पता चल जाएगा कि किस लाइन में और किस वजह से वो एरर मौजूद है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने एरर्स भी तलाश कर सकते हैं। तो हम दोबारा इसको कंपाइल करके लेते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल रन F9 प्रेस करेंगे। ठीक है जी, अब हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन का जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिख लेते हैं क्योंकि इस वक्त हमें जो पिछला प्रोग्राम था उसकी आउटपुट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन ऐड कर लेते हैं ताकि हमें जो अपना प्रोग्राम है रियल प्रोग्राम वही हमें नज़र आए। हम इसे कंट्रोल F9 करते हैं। अब अगर हम इसे कंट्रोल F9 करेंगे तो इस वक्त हमारे पास वही प्रोग्राम जिसको हमने लिखा है उसकी ही वैल्यू हमें नज़र आ रही है। बेसिकली जो पहले आपको नज़र आया उसे हम एक गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू इज़ 152.333 पॉइंट के बाद हमें 3 डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रहे हैं और अगर हम इसकी विड्थ कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास टोटल जो हमारे पास 7 है। अब जो स्पेसेस हैं इस वक्त अगर आप कर्सर को देखें तो कर्सर आगे की तरफ ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 3 के बाद ये इसको एंड होना चाहिए था 3 के बिल्कुल साथ, क्योंकि इस वक्त ये हमारे पास लेफ़्ट जस्टिफाइड है। तो हमारे पास जो नंबर है वो बेसिकली लेफ़्ट के ऊपर प्रिंट हुआ है और उसके बाद हमारे पास स्पेसेस वहाँ पर मौजूद है।
ये स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम जो है एक और वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि हमें उसमें से अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली हमारी जो वैल्यू है वो कैसे प्रिंट हो रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम फ्लोट वैल्यू ओ ले लेते हैं, उसका नंबर हम n रख लेते हैं, उसमें हम बेसिकली 5.3 हम शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद वैल्यू इज़ के बाद हम यहाँ पर सिंपल परसेंटेज टोटल विड्थ हमारे पास इस वक्त 3 है और पॉइंट के बाद हमारे पास 1 है, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं और कॉमा के बाद हमारे पास पहली वैल्यू v की नज़र आएगी और दूसरी वैल्यू हमें n की नज़र आएगी। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू इज़ 152.333, ये बेसिकली हमारे पास उस v की वैल्यू थी और इसके बाद हमारे पास 333 के बाद आपको स्पेस नज़र आ रहा है, फासला नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे 10 जिसकी जो विड्थ है वो 10 डेसिमल प्लेसेस रखी हुई है। तो हमारे पास जो 3 है इसके बाद 3 स्पेसेस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है जो बेसिकली n के ऊपर शामिल थी वो हमारे पास उस स्पेस विड्थ के बाद हमें 5.3 हमें नज़र आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो विड्थ है वो बेसिकली 10 स्पेसेस ही है और उसके बाद जो हमें वैल्यू है वो हमें उस 10 विड्थ की स्पेसेस के बाद हमें अपनी जो वैल्यू है वो नज़र आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 प्रोग्राम्स थे जिसमें हमने अपने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को देखा है। इंटीजर के अंदर आपने सिंपल जो है वो एक नंबर देना होता है, उतने स्पेस तक आपके पास जो नंबर है वो सिंपल प्रिंट हो जाता है, जबकि फ्लोट के अंदर हमें जो 2 हैं आपके पास पॉइंट से पहले वाला और टोटल विड्थ हमें दोनों उसमें देखने होते हैं। तो हमने इस अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंपाइलर की मदद से देख लिया ताकि आपको जो इसके अंदर एरर्स जनरेट होते हैं और जो बेसिकली रियल टाइम वर्किंग है वो आपको समझ आ सके और आप उसको कंपाइलर की मदद से भी देख सकें। और उम्मीद है कि आपको कंपाइलर में प्रोग्राम देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी और आप भी कोशिश करें कि आप भी कंपाइलर इंस्टॉल कर लें। और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने जो है प्रिंट एफ के फंक्शन के बारे में दोबारा से हमने इसको रिवाइज़ किया कि बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है, किस तरह से काम करता है। और आज हमने अपने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के बारे में बात की कि हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर किस तरह से काम करते हैं। टर्बो सी का हमने कंपाइलर देखा, उसको इंस्टॉलेशन की थोड़ी सी बात की और उसके अंदर हमने अपने प्रोग्राम को जो है वो चला के देखा और हमने जो 2 छोटे छोटे से प्रोग्राम्स थे वो हमने अपने कंपाइलर के ऊपर चलाएँ। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप अपने लेक्चर की अच्छे तरीके से प्रिंट एफ फंक्शन की तैयारी भी करें और इसको अपने कंपाइलर्स के ऊपर चलाने की कोशिश भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।